नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज जिन तीन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें हमारी पहली खबर जो होगी वो रिश्वत के बदले कॉलेज को मनचाही रेटिंग से जुड़ी हुई है। नैक की रेटिंग के लिए रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दूसरी खबर एमपी से होगी। एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने 15 मई तक एस्मा लागू कर दिया। एस्मा क्या होता है और इसके जरिए अब आगे शिक्षकों को क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उनकी छुट्टियों पर कब तक की रोक लगी है, ये सब हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां पर प्रदेश के यात्रियों को प्रयागराज जाने के लिए अब कई गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। प्रयागराज जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन ट्रेन में सीट नहीं है और अगर बस में लोग सफर करना चाहें तो बस संचालकों की मनमानी के चलते किराया 2 गुना से 4 गुना तक हो गया। इस पर भी विस्तार से आज बात होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर के साथ। रेटिंग का खेल, जी हाँ, रेटिंग का खेल हुआ है, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। नैक की रेटिंग के लिए रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया। जांच एजेंसी ने नैक रेटिंग घोटाले का भंडाफोड़ किया है। नैक रेटिंग घोटाला, ये 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। इन पर रिश्वत लेकर कॉलेजों को मनचाही जो रेटिंग आप चाहें, A+ चाहें, A++ चाहें, हर तरह की रेटिंग देने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने देश भर में 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। कौन कौन सी जगहों पर कार्रवाई हुई थी ये हम आपको पहले बताते हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पलामू, संबलपुर, भोपाल, बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक ये कार्रवाई हुई और दिल्ली में गौतम बुद्ध नगर और नई दिल्ली में भी कार्रवाई हुई। छापेमारी के दौरान 37 लाख रुपए नगद, 6 लैपटॉप, सोने के सिक्के और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। सीबीआई ने केएल एजुकेशन फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं कोनेरू सत्य नारायण और उनके साथ ही कई प्रोफेसर्स और जो नैक के पूर्व सलाहकार हैं समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि रिश्वत देकर कॉलेजों को A++ ग्रेड जो है वो दिलवाया जा रहा था। जो कॉलेज रिश्वत दे रहे थे नैक के अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को, उन्हें अच्छी रेटिंग मिल रही थी। क्योंकि देखिए, रेटिंग के आधार पर ही बच्चे कई कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो उन सीटों पर छात्र ज्यादा आएंगे और यही वजह रही कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कई कॉलेजों ने नैक के अधिकारियों को रिश्वत दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये सीबीआई की जांच में सामने आया है। शिक्षण संस्थानों को A++ रेटिंग देने के बदले नैक के अधिकारियों ने रिश्वत ली है और रिश्वतखोरी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि 9 राज्यों में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के आरोपी जो है नैक के चेयरमैन बताए जा रहे हैं। जेएनयू प्रोफेसर समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं पूरे मामले में। ये बहुत बड़ा स्कैम है, कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। 1-2 लोग इसमें शामिल नहीं है, बल्कि 10 बड़े आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोप क्या है? शिक्षण संस्थानों को A++ रेटिंग दी गई है और रेटिंग दी भी जाती तो इसमें कोई गलत नहीं था कि अगर अच्छे से प्रदर्शन कोई कॉलेज कर रहा हो, कोई विश्वविद्यालय बेहद अच्छा काम कर रहा हो, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही हो, छात्रों को वो बेहतर एजुकेशन मिल रही हो जिसके वो दावे करते हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं अगर कॉलेज में हो तब जाकर रेटिंग मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज जो सिर्फ दिखावे के लिए रेटिंग ले रहे थे, पैसे देकर अपनी रेटिंग बढ़वाई गई है, A++ रेटिंग ली, रिश्वत दी गई किसे? नैक के अधिकारियों को। तो ये एक बड़ा स्कैम जो है इसका भंडाफोड़ हुआ है। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु, भोपाल और उसके बाद दिल्ली तक कार्रवाई हुई है। नैक रेटिंग घोटाले में बता दें आपको कि 9 राज्यों में सीबीआई ने छापा मारा है और ये जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर समेत देश भर में 20 ठिकाने इसमें शामिल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने नेशनल असेसमेंट एंड जो एग्रीडिटेशन काउंसिल है यानी कि NAAC, जिसे हम नैक कहते हैं, इस पूरे मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के एक प्रोफेसर के साथ ही 10 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में रिश्वतखोरी का एंगल सामने आया है। बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पलामू, संबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये वो इलाके जहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है और सीबीआई ने NAAC की निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के एक प्रोफेसर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बड़ी बात तो यह है कि इनके पास से पैसे भी मिले हैं, लैपटॉप भी मिले हैं। इन्होंने पैसे लेकर, रिश्वत लेकर कॉलेजों को रेटिंग देने का काम किया है। रुक करते हमारी आज की दूसरी खबर का। छुट्टी मना है,
छुट्टी मना है जी मध्य प्रदेश में। एमपी से खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बोर्ड की परीक्षाएं बेहद नजदीक है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं, जो शिक्षक हैं, उनके अवकाशों पर प्रतिबंध लग चुका है। खासतौर पर शिक्षकों की अगर बात करें तो शिक्षकों को किसी हालत में छुट्टी नहीं मिलेगी। दरअसल शिक्षकों की सीसीएलई और महाकुंभ में जाने के लिए काफी डिमांड आ रही थी, काफी आवेदन भी आ रहे थे, लेकिन अब आदेश की समय सीमा में परीक्षाओं में जो नियुक्त कर्मचारी अधिकारी हैं या फिर स्टाफ के लोग हैं, शिक्षक हैं, वो अवकाश नहीं ले सकेंगे। वो 15 मार्च तक हड़ताल पर भी नहीं जा सकेंगे। बता दें कि एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं और परीक्षा में अब सिर्फ 19 दिन का समय शेष है। ऐसे में अब जो शिक्षक हैं प्रयागराज में जाना चाहें या फिर संतान पालन अवकाश जिसे सीसीएलई कहा जाता है उसके लिए अवकाश लेना चाहे, किसी भी हालत में छुट्टी तो नहीं मिलने वाली है। 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक एस्मा लागू रहेगा। तो 15 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एस्मा लागू रहेगा। 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक ये जो एस्मा है वो लागू रहेगा मध्य प्रदेश में और ऐसे में अब छुट्टी लेना मना होगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि खास तौर पर शिक्षकों को किसी हालत में छुट्टी नहीं मिलेगी और इस फैसले को ज्यादा अच्छे से हम समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी भोपाल से अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि, जिस तरीके से ये आदेश आया है क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बेहद नजदीक है तो जाहिर तौर पर यह फैसला सरकार को लेना पड़ा है। एस्मा लग गया है, क्या क्या नए नियम के तहत अब होगा, किन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी तब भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या कुछ कहता है एस्मा? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 25 फरवरी से जो है शुरू होने वाली, यानी लगभग 20 दिन का समय ही बाकी रहा है। उसके पहले जो शिक्षा विभाग है तमाम सारे इंतजाम कर रहा है कि परीक्षाओं में जो है कोई गड़बड़ियां ना हो या फिर कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसके चलते परीक्षाओं में बच्चों को कुछ बाध्य हो। उसी को लेके अब एक बड़ा फैसला जो है सरकार ने लिया। शिक्षा विभाग की ओर से जो है अब एस्मा लागू कर दिया गया है। एस्मा वो महत्वपूर्ण एक्ट होता है जिसके तहत किसी भी शिक्षक है, अधिकारी, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है या शिक्षक है, यानी शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जो है छुट्टी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि हर साल जो है बोर्ड परीक्षाओं के समय एस्मा लागू कर दिया जाता है। इसमें अगर बात करें तो सीसीएल के लोग, सीसीएल जो होती है चाइल्ड केयर के लिए जो लोगों को लीव मिलती है उसमें भी जो है छुट्टी अब नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि इस साल महाकुंभ का आयोजन जो प्रयागराज में होने जा रहा है तो उसको लेके एक बड़ी संख्या में जो लोगों ने है, शिक्षकों ने आवेदन किया था छुट्टी के लिए, लेकिन बड़ी संख्या में अगर शिक्षक छुट्टी ले लेते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते जो है अब एस्मा एक्ट जो है लागू कर दिया गया है। 15 फरवरी से जो है यह एक्ट लागू हो जाएगा। उसके पहले जो है छुट्टियों के अगर शिक्षकों ने आवेदन भी दिए हैं तो उनकी छुट्टियां जो है अब रद्द कर दी जाएंगी। अति गंभीर परिस्थिति अगर होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, जांच की जाएगी, उसके बाद ही किसी हद तक छुट्टी मिलने की संभावना है। लेकिन अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों को किसी भी हाल में छुट्टी नहीं देने की जो है बात कही गई है। तो शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला है क्योंकि अभी हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महाकुंभ में जाने के लिए सारे लोगों ने छुट्टी अप्लाई की है, उन्हीं में से शिक्षक वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसका भी कहीं ना कहीं जाने का मन है। लेकिन जो छुट्टियां ली गई हैं उसको लेके अब एस्मा अगर लागू हो जाता है और उसके बाद जो है छुट्टी पे नहीं जा पाएंगे शिक्षकों ने। कुछ महिला जो शिक्षकें होती हैं जिनको सीसीएल लीव मिलती है उसके लिए भी बहुत सारे आवेदन ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग में आए हुए हैं। लेकिन अब परीक्षाओं में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, कुछ जगहों पे प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, लेकिन कोई असुविधा ना हो क्योंकि शिक्षक एक बड़ा वर्ग होता है जो बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो भविष्य का निर्माण करने वाले बच्चे जो है परीक्षाएं देते हैं 10वीं 12वीं की, वो अब जो है 25 तारीख से शुरू होने वाली। तो अगर एस्मा की बात करें तो एस्मा जो है 15 फरवरी से लगा हुआ है और 15 मई तक ये जो है इसका ड्यूरेशन है वो रहेगा। तो इस बीच अगर कोई भी शिक्षक, अधिकारी या फिर कर्मचारी शिक्षा विभाग से
जुड़ा छुट्टी लेता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी अंजलि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक पहले आवेदन देकर छुट्टियों पर जा चुके हैं, क्या अब उन्हें भी त्वरित प्रभाव से लौटना होगा क्योंकि एस्मा लागू हो चुका है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर कोई शिक्षक छुट्टी पे चल रहा है, उन्होंने पहले ही आवेदन दे दिया हो या फिर वो छुट्टी पे जा चुके हैं, तो उनके पास 15 तारीख तक का समय है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि 15 तारीख से जो है एस्मा एक्ट जो है लागू होगा। कुछ लोगों ने पहले से छुट्टियां ले रखी हैं और जिनके आवेदन अभी रखे हुए हैं, अगर स्वीकृत हो भी गए हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद की जितनी भी छुट्टियां हैं उनको जो है निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि एस्मा एक्ट बेहद महत्वपूर्ण जो एसेंशियल कामों के लिए है एस्मा एक्ट लागू किया जाता है। उसके तहत जो है जो छुट्टियां हैं सारी कैंसिल कर दी जाती है। इसमें एक और चीज अगर हम बात करें जो कई बार हमें देखने को मिलता है कि बोर्ड परीक्षाओं का टीम समय जो होता है, कई शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर भी आते हैं, लेकिन एस्मा एक्ट जब लागू होगा तो उसके तहत जो धरना प्रदर्शन है उसकी भी अनुमति इन्हें नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभी छुट्टी पे चल रहे हैं उनको त्वरित प्रभाव से उन्हें बुला लिया जाएगा, 15 से पहले जो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है उनको किसी भी हाल में छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एस्मा एक्ट के तहत अगर कोई इसका उल्लंघन भी करता है तो उसके खिलाफ जो है जांच बिठाई जाएगी और जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अंजलि, एक अहम सवाल ये भी है कि क्या हर बार जब बोर्ड परीक्षाएं होती तब एस्मा लागू किया जाता है, शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगाई जाती है, या फिर इस बार ही ज्यादा आवेदन मिल रहे थे? महाकुंभ का आयोजन है, महाकुंभ में बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे, इस वजह से सरकार को इतना सख्त होना पड़ा है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब हमने 2024 में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी 10वीं 12वीं की, उस समय पर भी एस्मा जो एक्ट है वो लागू किया गया था, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थितियां बनती है कि बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जो ड्यूटी करने से भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे एरियो पे दूसरी जगह पे शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। तो सरकार जो है उसी को देखते हुए एस्मा एक्ट लागू करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार किया गया है, इससे पहले भी जब परीक्षाएं हुई हैं उस समय एस्मा एक्ट जो है लागू किया गया था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां और भी ज्यादा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि छुट्टियों के आवेदन जो है लगातार दिन प्रतिदिन जो है शिक्षा विभाग पहुंच रहे थे और उनका कहना था कि छुट्टी कुछ लोगों ने अति आवश्यक के नाम पे छुट्टी ले ली है, किसी ने CCL के नाम पे ले रखी है। तो उसी को देखते हुए जो आवेदन की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो उसी के चलते सरकार ने फिर से ये जो है कदम उठाया है कि एस्मा एक्ट लागू कर दिया है कि एस्मा के चलते अब कोई भी शिक्षक जो है किसी भी सोर्स से, कई बार ऐसी शिकायतें भी सामने आती हैं कि कई शिक्षकों ने जो है सोर्स लगवा के जो है छुट्टी के आवेदन है, जो छुट्टियां जो है आपने उनको सेंक्शन करा ली। लेकिन अब जब एस्मा एक्ट लागू हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी शिक्षक कहीं से भी कुछ भी नहीं करा सकेगा। उसकी अगर ड्यूटी लगी है तो उसको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। अगर ड्यूटी नहीं भी लगी है तो ये एक्ट जो है सिर्फ शिक्षकों पे लागू नहीं होता है। अगर बात करें उधर अधिकारी या कर्मचारी भी हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी, उनको अब जो है 2 महीने छुट्टी पे बिल्कुल है टोटली रोक लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं एस्मा एक्ट जो है बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो कई बार ऐसी शिकायतें भी सामने आती, कभी पेपर लीक की शिकायतें सामने आती है। तो उसी को देखते हुए शिक्षा विभाग हर साल जो है यही प्रयास करता है कि अच्छे से व्यवस्थित ढंग से जो है परीक्षाएं कराई जाए। तो उसी को देखते हुए अगर स्टाफ में अगर कमी होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलेगी। तो उसी को देखते हुए जो है अब एस्मा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। तो जितने शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है और अगर नहीं भी लगी हुई है तो सुरक्षा व्यवस्था को जो देखते हुए ये सारी चीजें हैं उस पर जो है इस बार ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें इस बार शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 10वीं 12वीं को लेकर बेहद सजग है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन्होंने की है। जैसे परीक्षाओं की अगर बात करें, जो पेपर आते हैं, पेपर लीक के मामले सामने थे, लेकिन अब जो है पर्यवेक्षक उन्होंने नियुक्त कर दिए गए हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो विभाग है परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए है, जो कई सारे जो है फैसले लिए जा रहे हैं। उसी में से अब एक ये जो बड़ा फैसला है एस्मा एक्ट लागू करने का किया गया है, जो 15 फरवरी से 15 मई के बीच जो है लागू रहेगा।
बिल्कुल, ये फैसला जो है उन छात्रों के लिए उनके लिहाज से बेहद अच्छा है, क्योंकि परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं पहली प्राथमिकता होती हैं सरकार की, और परीक्षा के लिए अगर छुट्टी पर मनाही लग भी जाती है तो इसमें कोई कोताही किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को परहेज इससे नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अब मध्य प्रदेश में शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेंगे, अवकाश पर रोक लगा दी गई, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बेहद नजदीक है और परीक्षा में कोई व्यवस्था, कोई सुविधा अधूरी ना रह जाए, सरकार का इस पर फोकस पूरा रहेगा। तमाम छुट्टियां रद्द कर दी जाएगी। रुक करते हैं आज की तीसरी खबर का। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी। आस्था पर मुनाफा भारी। आस्था की अगर हम बात करते हैं तो बात प्रयागराज की हो रही है इस वक्त, क्योंकि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी की तरफ जाना चाहते हैं। लोग जा भी रहे हैं, लेकिन कई लोगों का वहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। एक तो देखिए, किराया बहुत महंगा है, कुछ लोग फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हवाई जहाज का किराया ही इतना ज्यादा होता है बड़ी संख्या में, लेकिन तब भी लोग संगम नगरी जा रहे हैं। हर किसी के लिए प्रयागराज पहुंचना आसान नहीं रह गया। भीड़ बहुत है, बसें फुल हो गई हैं, ट्रेनें फुल हो गई हैं, और अगर हवाई जहाज का किराया महंगा हो जाए, ट्रेनों में सीट ना मिले, तो तीसरा जो रास्ता होता है वो है कि बस के जरिए आप प्रयागराज पहुंच जाए। लेकिन बस के जरिए भी अब प्रयागराज पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि किराए ने आम आदमी के होश उड़ा दिए हैं। ट्रेनों में फरवरी तक के लिए सारी टिकटें बुक हैं। इसके बाद अब आम जनता प्रयागराज जाने के लिए बसों का इस्तेमाल कर रही है, और इसका फायदा उठा रहे हैं बस के संचालक। रायपुर से प्रयागराज के लिए बस का जो किराया है वो पहले की तुलना में अब आसमान छूने लगा है। आमतौर पर अगर आप प्रयागराज जाना चाहें तो आपको 1500 से लेकर 1800 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन फिलहाल आम जनता को 3000 से लेकर 4000 रुपए टिकट के नाम पर देने पड़ रहे हैं, खर्च करने पड़ रहे हैं। हालांकि मामले में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली कहते हैं कि जनता से इस तरीके से ज्यादा किराया वसूलना ब्रोकर का काम है, जो जनता को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जनता को ब्रोकर लूटने का काम कर भी रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, प्रबंधन आखिरकार क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। महाकुंभ जाना अब महंगा हो गया है। महंगा इसलिए हो गया है क्योंकि बस में अगर आप जाना चाहें तो बस का किराया जो कभी 1500 से 1800 के बीच हुआ करता था, अब दोगुना हो गया है। अब आपको प्रयागराज बस से अगर जाना हो तो 4000 रुपए तक देने पड़ेंगे, और ये सिर्फ बस का किराया है। वहां रहने का किराया, यहाँ से अगर आप किसी और साधन के जरिए बस तक पहुंचते तो उसका किराया, कुल मिलाकर जो ट्रैवल का खर्च है प्रयागराज जाने का, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 2 गुना से 3 गुना हो चुका है। मनमाना किराया वसूलने का काम कर रहे हैं बस के संचालक। और अनवर अली जी, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनवर साहब, आप ये कहते हैं कि जो ब्रोकर हैं वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं, लेकिन इन पर कोई तो कंट्रोल लगा सकता है ना? कंट्रोल लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। नमस्कार, देखिए, मैंने पहले भी कई बार इस मामले के लिए कंप्लेंट किया है कि बस स्टैंड में जो हाकर हैं, यात्रियों को पकड़ के लेके जाते हैं और बुकिंग एजेंट को देते हैं, जो अनऑथराइज बुकिंग एजेंट बैठे हैं वो यात्रियों से अधिक किराया ले करके, लेकिन जो किराया नियमित किराया है, जैसे कि देखेंगे ऑनलाइन में 1800 रुपए और 2000 रुपए किराया है, सीट और स्लीपर का अलग अलग के फेयर है, तो उसमें बस ऑपरेटर को नियमित किराया ही मिलता है। लेकिन वहाँ जो मनमानी कर रहे हैं वो बुकिंग एजेंट और हाकर लोग कर रहे हैं, और इसकी शिकायत हम पहले भी कर रहे हैं। तो इसमें सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसा ना करें। और थोड़ा सा ये बात अलग है कि जो फेयर 1500 रुपए से 2000 रुपए बढ़ गया, तो अभी जीएसटी जो 5% बढ़ी एसी गाड़ियों की, तो उसके कारण थोड़ा सा हुआ है। और गाड़ियां भी जो 2 दिन में लौट के वापस आती थी, वहाँ 4 दिन में लौट के वापस आ रही हैं। भीड़ तो वहाँ बहुत है, स्वाभाविक है कि 44 साल के बाद कुंभ चालू हुआ है तो भीड़ तो है। लेकिन मेरा ये है कि जो बस स्टैंड में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसमें शासन को ध्यान देना चाहिए। आप कहते हैं अनवर साहब कि आप लोगों ने पहले भी शिकायत की थी, कई बार आप इसके लिए प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से किराया दोगुना हो गया सर, कभी 1500 से 1800 रुपए तक लगता था, वो किराया 4000 तक जा पहुंचा है। आम जनता कैसे पहुंचे? एक तो देखिए फ्लाइट का किराया इतना महंगा है, 50,000 रुपए तक प्रयागराज पहुंचने के लिए किराया कई जगहों से वसूला जा रहा है। फ्लाइट का किराया जो है दोगुना हो चुका है, ट्रेनों में टिकट नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन बच जाता है वो बस का है, और बस में भी जो ब्रोकर है, आप कहते हैं कि ब्रोकर पैसे वसूल रहे हैं। जी, वो ब्रोकर
यात्री जैसे बस स्टैंड के अंदर आते हैं, आने के बाद उनको कहाँ जाना है पूछने के बाद उसको बुकिंग एजेंट के पास लेके चले गए। अब फिर बुकिंग एजेंट से क्या करते हैं वो कि उनको जब जाने के बाद उनसे फिर वो फेयर बताते हैं, बोले वाह वो जो आपको लेके आया था आपने तो उसने आपको फेयर बता दिया। तो वो बोलते भी हैं तो वो नहीं मानते, अगर मान भी जाते हैं तो वो मजबूर रहते हैं कैसे, तो उनके साथ बड़ी बदतमीजी होती है। तो बस स्टैंड में गुंडागर्दी थोड़ा सा बढ़ मतलब आप चुकी ये है। कह रहे हैं सर कि पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद जब वो गंतव्य तक पहुंचा देते हैं तब जाकर कहते हैं कि अब तो आपका इतना पैसा हो गया, अब यात्री के पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, उसे तो पैसे देने ही होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनवर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष है वो छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के, हमारे साथ जुड़े थे, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मौके का फायदा इसे उठाना कहेंगे आप, मौके पर चौका लगाने का काम जो है बस के संचालक और ब्रोकर्स भी कर रहे हैं। बसों का किराया आसमान छूने लगा है, प्रयागराज पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। आस्था का महाकुंभ है, 144 साल के बाद ये महाकुंभ आयोजित हुआ है प्रयागराज में, लेकिन प्रयागराज पहुंचना इतना सुगम नहीं रहा है, इतना आसान नहीं रहा। हाकर और बुकिंग एजेंटों का रैकेट तो चल रहा है जो यात्रियों से अधिक किराया लेते हैं, लेकिन यहाँ ये भी बात सही है कि अगर आप ऑनलाइन में देखेंगे तो बस ऑपरेटर जो किराया डाल के रखा है वो किसी से छुपा नहीं है, वो बराबर जो किराया नियमित किराया वही लिया जाता है। सीट का 1800, स्लीपर का 2000, ये किराए में गाड़ियाँ हम लोग यहाँ से भेजते हैं। और थोड़ा सा वहाँ पे स्थिति ये है कि जो गाड़ी हमारी 2 दिन में 3 दिन में वापस होती थी, आज 4 से 5 दिन लग रहे हैं। तो गाड़ियों का एसी गाड़ियों को बंद कर नहीं सकते, गर्मी है ज़्यादा वहाँ पे, तो थोड़ा सा तकलीफ तो है। लेकिन बस स्टैंड का जो रैकेट है ना, उसके लिए ऊपर कार्रवाई करना शासन को भी जवाबदारी बनती है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें अगर वो अधिक किराया ले रहे हैं तो। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं। जिस सहयोगी ने इस खबर को कवर किया हमारे साथ जुड़ गई हैं मनीषा त्रिपाठी। मनीषा, आप पहुंची थी, बस संचालकों से आपने बात भी की है और वहां पर यात्रियों से भी आपने बात की थी, तब आपने क्या कुछ पाया? यात्री क्या जानबूझकर ज्यादा किराया दे रहे हैं? क्योंकि उनको देखिए प्रयागराज जाना ही है, लोग आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, इस वजह से जितना किराया मांगा जा रहा उतना किराया वो दे भी रहे होंगे क्योंकि मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी का जो फायदा उठा रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो बस के संचालक हैं, वो वहां पर मौजूद ब्रोकर्स हैं? और अगर ऐसा हो रहा है मनीषा, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार और प्रशासन क्यों मौन है? देखिए 144 साल बाद जो है वो महाकुंभ आया है। ऐसे में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जनता जो है वो महाकुंभ में पहुंच रही है वहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में रेलवे की तरफ से तो हर तैयारी की गई थी, पर उसके बावजूद भी टिकट सारी फुल हो चुकी थी। तो अब लोगों को तो महाकुंभ जाना ही है, तो उसके लिए अब रेलवे से ना सही पर बस से जरूर जा रहे हैं। पर अब बस से जाना है अभी लोगों के लिए मजबूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जो टिकट महाकुंभ के लिए प्रयागराज के लिए आम दिनों में 1500 से 1800, ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो 2000 तक की जाती थी, उसके लिए अब आम जनता को 3500, 4000 तक एक सवारी के लिए टिकट का किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में जब अनवर अली जी से बात हुई, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष है महासंघ के यातायात, उनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि ये काम पूरा हॉकर्स का है, एजेंट्स का है। पर उसके बावजूद भी जब हमारी टीम ने वहां बस में मौजूद लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से भी उन्हें यही रेट दिखाया जा रहा है, 3500, 4000 रुपए ऑनलाइन भी उन्हें यही मिल रहा है। अब ये एक पूरा का पूरा सर्कल चलता आया है। जब जो आम जनता है वो बस स्टैंड में घुसती है, कभी उन्हें हॉकर्स मिल जाते हैं, कभी एजेंट्स मिल जाते हैं जो उन्हें टिकट काउंटर तक लेके जाते हैं। ये पूरा एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपसी जो इन लोगों के बीच में सेटिंग चलती है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि ऑनलाइन। मनीषा, मॉनिटरिंग भी तो कोई करता होगा ना वहां पर, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए भी मनीषा कोई व्यवस्था होगी जिस तरीके से वहां पर ब्रोकर काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज को खासा ध्यान देते हैं कि आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आम जनता जो है वो प्रयागराज जाने के लिए 1.5 से 2 गुना जो है वो टिकट दे रही है, पर उसके बाद भी लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं इस चीज को ध्यान देने के लिए, टिकट काउंटर्स पे जो लोग रहते हैं मौजूद, उनकी तरफ से भी लापरवाही की जा रही है। क्योंकि जब आम जनता जाती है वहाँ पे टिकट लेने के लिए तो उन्हें कंप्यूटर से टिकट ना निकाल के मैनुअल टिकट दिया जा रहा है, जो हाथों से लिखा जाता है टिकट दिया जा रहा है, मैनुअल टिकट दिया जा रहा है। और लोग उसी मैनुअल टिकट को लेकर बसों में चढ़ जाते हैं और बसों में चढ़ने के बाद जब ड्राइवर या कंडक्टर जो रहता है
वो उनसे 2 गुना 3 गुना टिकट वसूलते हैं। तो अब आम जनता बस में चढ़ चुकी है, सफर आधा कर चुकी है, उसके बाद जब ड्राइवर या कंडक्टर की तरफ से 1.5 गुना 2 गुना टिकट मांगा जाता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि आधे से ज्यादा सफर वो पूरा कर चुके रहते हैं। तो ऐसे में वापस जाने का भी उनके पास कोई साधन नहीं है, उन्हें जाना तो अपने डेस्टिनेशन पर ही है। तो इसके लिए उन्हें 1.5 से 2 गुना 3 गुना जो टिकट ड्राइवर या कंडक्टर की तरफ से लिया जाता है वो उन्हें देना पड़ता है। जी बिल्कुल मनीषा, एक तरीके से इसे कहेंगे आपकी बहती गंगा में हाथ धोने का काम करे जो एजेंट हैं, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो संचालक हो। लेकिन परिवहन विभाग जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए थी, परिवहन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या उन तक ये मामला नहीं पहुंचा है? देखिए, अगर हम बात करें परिवहन विभाग की तो परिवहन विभाग का अभी तक इस मामले में कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है, क्योंकि ऐसी शिकायतें कई बार सामने आई है। जब प्रयागराज महाकुंभ के लिए ही नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं, कई ऐसी आस्था के पर्व आते हैं जब लोग प्रयागराज ही नहीं बल्कि और कहीं कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो उज्जैन हो जाए या फिर बनारस हो जाए या किसी और स्थान के लिए भी अपने अपने घरों से निकलते हैं। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ माहौल बसों के द्वारा देखा जाता है। बसों में टिकटें 2 गुना 3 गुना दर जो रेट रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग हमेशा से इस मामले में चुप्पी साधते हुए आया है और अभी फिलहाल के लिए प्रयागराज के लिए जिस तरीके से आम जनता 2 गुना 3 गुना किराया दे रही है, इसमें भी परिवहन विभाग की फिलहाल के लिए कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। जी ठीक है मनीषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम बातचीत के लिए भी। तो देखिए, अब प्रयागराज जाना अगर जनता चाहती भी है तो जिस तरीके से मनमानी वसूली की जा रही है, इससे जनता बेहद त्रस्त हो चुकी है। बढ़े किराए ने आम आदमी के तो होश उड़ा दिए। जो किराया कभी 1500 से 1800 रुपए हो सकता था, होता भी था, वो 2.5 गुना तक बढ़ गया है। अगर आपको प्रयागराज जाना हो तो ट्रेन में टिकट नहीं है, और ट्रेन में टिकट जिनको मिल भी गई है उनके बर्थ कंफर्म नहीं हुए हैं, और ऐसे में लोग सहारा ले रहे हैं अब बसों का। लेकिन बस भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मनमाना किराया वसूलने के चक्कर में अब आम आदमी की जो जेब है वो ढीली होने लगी है। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आयोजित हुआ है। हालांकि देखिए, कुंभ हर बार लगता है, कुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, पूर्ण कुंभ भी होता है, लेकिन जो महाकुंभ है इसकी अपने आप में बहुत प्रसिद्धि है, बहुत खासियत है। यही वजह है कि हर कोई एक बार आस्था की डुबकी अवश्य लगाना चाहता है। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।